तो यस फ्रेंड, दिस इज लक्ष्मण। आज हम देखेंगे कि कोरोना के म्यूटेशन के बाद जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो सामने आया था, जिसने सेकेंड वेव में काफी तबाही मचाई, उसके बारे में देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि कोरोना के जो जीनोमिक सीक्वेंस में एक और वेरिएंट पाया गया जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि हमारे शरीर में पथरी क्यों होते हैं, वो देखेंगे, और कौन कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, और पथरी का क्या क्या ट्रीटमेंट है, और किस किस प्रकार से इनको ठीक किया जा सकता है, वो देखेंगे। और साथ में देखेंगे पैंडेमिक तो हम जानते हैं कि महामारी, लेकिन इन्फोडेमिक क्या है उसके बारे में हम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो कोरोना आया था चीन के वुहान शहर से, तो ये सिंगल कोरोना था। जैसे जैसे इसके अंदर रेप्लिकेशन होता गया तो ये इनकी जो संख्या है काफी बढ़ गई, लाखों में बढ़ गई, फिर इनकी संख्या करोड़ों में बढ़ गई। ठीक है, बढ़ते 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 पूरे विश्व में ये फैल गया। अब इसकी संख्या कैसे बढ़ती है, जैसे कि एक कोरोना से दूसरा कोरोना बन रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन। किस प्रकार से बनता है कि इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए। हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि सेंटर में इसका जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, आरएनए, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। अब क्या हुआ कि जो रेप्लिकेशन हुई तो उसके अंदर एक कोरोना से दूसरा कोरोना बन गया, और उसके अंदर क्या हुआ कि इसके जो कैरेक्टर थे वो चेंज हो गए। यानी कि जैसे पहले वाला जो कोरोना वायरस था, अब उसके अंदर रेप्लिकेशन हो गया तो कोई दूसरा कोरोना वायरस बना, तो वो सेम पहले वाले जैसा नहीं होगा, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग वेरिएंट होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, म्यूटेशन। एक प्रकार से उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, और जिस प्रकार से उसके अंदर अलग अलग प्रकार के म्यूटेंट, यानी कि जो म्यूटेशन होते जाएंगे और अलग अलग प्रकार के म्यूटेंट बनते जाएंगे, तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से क्या हुआ कि हाल ही में डबल म्यूटेंट, यानी कि जो कोरोना वायरस था उसका म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद डबल म्यूटेंट बना। डबल म्यूटेंट यानी कि अपना ये डेल्टा है ना, अभी डेल्टा था जिसने काफी तबाही मचाई, और वैक्सीनेशन वगैरह होने के बाद में रेमडेसिविर के इंजेक्शन वगैरह लगाने तो अभी नॉर्मल है। ठीक है, ये देखा था। अब क्या हुआ कि ये अलग अलग देशों में फैला कोरोना वायरस। ठीक है, तो उसका नाम भी अलग अलग रखा गया वैज्ञानिकों द्वारा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो इसका जो नाम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उसमें इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था B+1-1-7, यानी कि B.1.1.7, ये इसका नाम था। अब ये साउथ अफ्रीका में इसका नाम अलग था साइंटिफिक, वो साइंटिफिक नाम क्या था, B.1.351। ठीक है, ये नाम था। और अब ये ब्राजील में इसका नाम अलग था, वो क्या था, P.1, ये था। अब इंडिया में इसका नाम अलग था साइंटिफिक नाम, वो क्या था, B-1-6172, ये नाम था इंडिया में। तो क्या हुआ कि ये नाम लेने में काफी दिक्कत आती थी। ठीक है, तो इसका नाम कैसे रख दिया गया कि जैसे इंडिया में जैसे कोरोना फैल रहा है तो इंडिया वाला कोरोना, ब्राजील में फैल रहा है तो ब्राजील वाला कोरोना, अब साउथ अफ्रीका में फैल रहा है तो साउथ अफ्रीका वाला कोरोना। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया कि डब्ल्यूएचओ ने इस पे रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में इसको एक अलग ही नाम दिया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व का एक स्वास्थ्य संगठन होता है पूरे विश्व का, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वस्थ यानी कि हेल्थ की जितनी भी सारी जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसके अंदर पूरे विश्व की, है ना। तो क्या 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 उन्होंने कि उसको कैटेगरीज वाइज कर लिया, कैटेगरीज वाइज, है ना। सबसे पहले जैसे कि इसको किस प्रकार से रखा, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब जैसे नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, तो एक प्रकार से जैसे कि यूनाइटेड किंगडम वाला जो था, हमने जो साइंटिफिक नेम था B.1.1.7, ये था, तो इसका नाम अल्फा रख दिया कि भाई कोरोना अल्फा। ठीक है, वेरिएंट अल्फा, ये रख दिया। अब साउथ अफ्रीका वाला जो वेरिएंट था यानी कि B.1.351, ये था, तो उसका नाम अल्फा। अल्फा तो यूनाइटेड किंगडम वाला था, अब उसका नाम रख दिया बीटा, साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट बीटा, डब्ल्यूएचओ ने ये रख दिया। ठीक है, अब जैसे ब्राजील के अंदर, तो ब्राजील के अंदर P.1, ये था, उसका नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा, क्या रख दिया, गामा।
तो इसका ब्राजील के अंदर वेरिएंट कौन सा हो गया, गामा। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहला जो इसका जो वेरिएंट आया डेल्टा, वो B.167, ठीक है, ये था, सॉरी B.1.617 ये था, ठीक है। तो इसका नाम डेल्टा रख दिया गया, ठीक है। ये काफी सिंपल था, वैक्सीनेशन वगैरह होने के कारण ये इसको मार दे दी गई, ठीक है। और अभी ये सेकेंड वेव में काफी अभी था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका नाम डेल्टा रखा गया। इसके किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब ये नया वेरिएंट आया है जिसमें जीनोमिक सीक्वेंस, यानी कि जीनोमिक सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंसिंग के अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर एक और वेरिएंट सामने आया कि भाई वो वेरिएंट क्या था, इसका नाम पहले कौन सा, डेल्टा था। अब ये डेल्टा प्लस में बदल गया, डेल्टा प्लस नाम रख दिया गया अभी इनका। ये काफी डेंजरस है, इसके ऊपर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, लेकिन ये इनके जो केस मिले हैं अभी तक बहुत ही कम केस मिले हैं। और हमारे डॉक्टरों का ये प्रयास है कि इनको ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दिया जाए डेल्टा प्लस को, यानी कि इसको जो जहां से इसका जो म्यूटेशन हुआ है और उसमें कुछ म्यूटेंट बने, कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, ये डॉक्टर मानते हैं। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इससे हम काफी संभल जाएंगे, यानी कि पहले हमारे अंदर वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब मैंने बात कही थी कि भाई इसके ऊपर वैक्सीन असरदार नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कि अगर जैसे हमने जैसे कि अब जैसे मैं हूँ, मैंने किसी प्रकार कोई डोज नहीं लिया हुआ है, नहीं तो फर्स्ट डोज लिया हुआ है, नहीं सेकंड डोज लिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को जैसे कोरोना हो गया, अब जैसे मान लो वो डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, किसी कोई भी है, तो मेरे ऊपर ज्यादा खतरा है, ठीक है, मेरे को ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि मेरे में नहीं तो डोज फर्स्ट यानी नहीं तो मैं कोविशील्ड ली हुई है और नहीं कोवैक्सीन ली हुई है, ठीक है, तो मेरे ऊपर ज्यादा खतरा है। लेकिन किसी बंदे ने अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली हुई है तो उसके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा ये इसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ये डेल्टा प्लस वाला, ठीक है। ये लेकिन ये बात थी, जैसे कि हम जैसे कि मान लो मैं पॉजिटिव आ गया, ये डेल्टा वाला तो था अभी जो सेकंड वेव में, तो मान लो जैसे मैं पॉजिटिव आ गया तो उसके लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा देते थे, लेकिन डेल्टा प्लस के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। ये थी इसकी बात। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में पथरी कैसे होती है, ठीक है, ये कौन कौन से अंग को प्रभावित करती है। और मैंने ये गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय और किडनी में, ये दो जगह पर होती है, ठीक है। इसको समझने से पहले समझते हैं अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर गोल ब्लेडर कहाँ होता है उसको देखते हैं, क्या काम होता है गोल ब्लेडर का, है ना, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अंदर स्टार्टिंग करते हैं मुंह से फेरिंग्स सीधा स्टोमक, और स्टोमक से इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज से रेक्टम, और रेक्टम से एनस। ये था शॉर्ट में। अब साइड में जैसे स्टोमक से थोड़ा नीचे पेनक्रियास यानी अग्नाशय है ये, और स्टोमक से थोड़ा ऊपर साइड में लीवर के साइड में एक होता है पित्ताशय यानी गोल ब्लेडर। जैसे गोल ब्लेडर, तो गोल ब्लेडर का क्या काम होता है वो देखेंगे। तो क्या होता है कि जब लीवर यानी कि लीवर का क्या काम होता है, पीत रस का श्रावण करना, ठीक है, पीत रस बनाता है। तो पीत रस ये कौन स्टोर करता है, गोल ब्लेडर। तो गोल ब्लेडर में क्या होता है कि ये जो पीत रस है काफी देर तक पड़ा रहता है, काफी समय तक पड़ा रहने के कारण ये चेंज होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट में अंदर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीडेट यानी कि प्रकार से स्टोन होता है, ठीक है। तो अभी कैल्शियम ऑक्सीडेट जो है वो कहाँ पर, किडनी में भी हो जाता है। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में से जो पत्थर को निकालना यानी स्टोन को निकालना काफी इजी है, ये काफी नॉर्मल है। 90% चांस में इसको निकाला जा सकता है पथरी को, यानी कि नॉर्मल मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई पत्थर खा लिए होगे तब पथरी हुई, क्या मिट्टी वगैरह खा ली है तब पथरी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है कि जब हमारा जो पित्त है ये कैल्शियम ऑक्सीडेट वाली बात ये जमा हो जाता है, और ये प्रकार से ये नहीं कि हमारे शरीर में जब ये जो स्टोन होता है ये पत्थर की तरह होता है, नहीं, ये प्रकार से मांस का टुकड़ा होता है, जैसे हमारे शरीर में जैसे मांस का टुकड़ा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा टुकड़ा जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके नाक में जैसे हो गया, नाक के जो स्पोर है उस स्पोर में अगर छोटा सा मांस जमा हो जाए
तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो किडनी के अंदर 90% चांस में किडनी ये जो है अपनी ये स्टोन पथरी को निकाला जा सकता है। जैसे हम कुछ भी पीते हैं वो डायरेक्टली किडनी से होकर ही निकलती हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है कि भाई जो भी पीते हैं वो किडनी से होकर निकलते हैं। लेकिन क्या करते हैं इसको, जैसे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि नींबू होता है, नींबू का पानी निचोड़ के सुबह सुबह पीते हैं हम। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की एसिड यानी कि जो इसके अंदर जो जो सिट्रिक एसिड होता है ये इसकी बनती नहीं है, जिस कारण से ये निकाल जाता है सांस के अंदर अंदर। ठीक है, ये होता है। लेकिन समस्या कब आती है, समस्या आती है जब हमारी पथरी ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है जो स्टोन है ये हमारे गॉल ब्लेडर में हो जाए। अब गॉल ब्लेडर में हो जाए तो पूरे गॉल ब्लेडर को निकालना पड़ता है और इसमें काफी समस्या आती है। अब इसको निकालने के लिए जैसे कि निकालने के लिए एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन भी होता है और कई प्रकार की मेडिसिन भी मिलती है। ठीक है, और ज्यादा तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में गॉल ब्लेडर को निकाल दिया जाता है। अब इसको जो ऑपरेशन है वो लेजर के द्वारा भी हो जाता है। और लेजर के द्वारा क्या कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि हमारे जैसे जो जहां पर गॉल ब्लेडर है उस जगह पर छोटे छोटे स्यार छेद कर दिए जाते हैं, पोर किया जाता है, छिद्र किए जाते हैं। ठीक है, स्यार छिद्र किए जाते हैं। स्यार छिद्र में सॉरी लीजन है दूरबीन। ठीक है, दूरबीन के द्वारा। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि स्यार स्यार पाइप होती है छोटे छोटे, एक के अंदर कैमरा लगा होता है, दूसरे के अंदर लाइट और तीसरे के अंदर कैसी और चौथे के अंदर होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मतलब ये यानी कि किसी प्रकार का कोई स्टोमक जैसे हम खा रहे तो गैस भरी रहे तो किसी प्रकार का कोई भी बाहर नहीं निकले, इस प्रकार से गैस दी जाती है। ठीक है, और ये चारों को डाल के कैमरा लगा होता है, कैमरे से देखते हैं कि कौन किसको काटना है, काट के पूरा बाहर देते हैं। अब क्या होता है कि गॉल ब्लेडर निकालने के बाद में भी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि भाई हम जब बार बार खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में HCl होता है। HCl होता है पित्त जो एसिड से बेस बनाता है। लेकिन गॉल ब्लेडर ही नहीं रहेगा तो गैस कैसे बनेगा। ठीक, तो हमें खाना सिर्फ एक बार ही खाना चाहिए पूरे दिन में, वो भी थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एक साथ में खाना चाहिए। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बात की थी हमने पेंडेमिक और इंफोडेमिक। इंफोडेमिक क्या, पेंडेमिक क्या। पेंडेमिक तो हमने समझी थी कि जैसे कि कोरोना वायरस की जो महामारी पूरी फैल गई तो एक प्रकार से महामारी। इंफोडेमिक सॉरी पेंडेमिक। अब इंफोडेमिक ये क्या है, इंफोडेमिक मतलब ये हुआ कि गलत सूचनाओं की महामारी। इंफोडेमिक का मतलब गलत सूचनाओं की महामारी। सब जैसे कि मैंने एक गलत सूचना ले ली, ठीक है, अब मैं आगे शेयर कर रहा हूँ, वो आगे 2 जनों को और शेयर कर रहा है, आगे 3 जनों को और शेयर कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैं 2 जनों को शेयर कर रहा हूँ, उसमें से केवल एक जने आगे शेयर कर रहा है, ठीक है, और उसमें से केवल एक जना शेयर कर रहा है। तो उसमें जो 2 बंदे थे वो आगे प्रसार नहीं कर रहे, क्योंकि वो उन पर जांच कर रहे हैं पूरी तरह से कि वास्तव में जो न्यूज है वो सही है या गलत है। ठीक है, ये इंफोडेमिक है। चलिए आगे पढ़ेंगे और